Hello friends, my name is Kamal Rawat and in this video we will be looking at the impact of AI on education. AI लाइफ के हर एस्पेक्ट को टच कर रहा है। कुछ एस्पेक्ट को पॉजिटिवली टच कर रहा है, कुछ एस्पेक्ट्स को नेगेटिवली टच कर रहा है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे AI नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज डेवलप कर रहा है और कुछ लाइफ के एरियाज ऐसे हैं जहां पे AI पुराने बिजनेसेस को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट कर रहा है। पुराने बिजनेसेस बंद हो रहे हैं। आई एम एन एजुकेटर और मोस्टली मेरा फोकस एजुकेशन पे रहता है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि AI का एजुकेशन पे क्या असर पड़ेगा। वी कैन लुक एट इट फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स। हम इसको अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं। पहला हमारा एंगल हो सकता है कि AI को हम कैसे एजुकेशन में यूज करें। उससे पहले एक फंडामेंटल क्वेश्चन हो सकता है कि क्या AI को हमें यूज करना चाहिए एजुकेशन में। और उससे भी पहले एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन हो सकता है, AI तो स्पेसिफिक है, उससे पहले एक जनरल क्वेश्चन हो सकता है कि क्या हमें टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में यूज करना चाहिए। और ये सबके लिए सेम आंसर नहीं हो सकता। अगर कोई बच्चा बीटेक इन कंप्यूटर साइंस कर रहा है और वो ये कहे कि मैं टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करूंगा, तो ये तो बेवकूफ़ी है। उसको तो करनी ही है। इनफैक्ट ही हैज टू यूज दैट। और ऐसे बच्चों को तो दे शुड बी ऑन टॉप ऑफ दीज थिंग्स। टॉप ऑफ दीज थिंग्स से मेरा मतलब है कि जो भी कुछ नया हो रहा है AI के वर्ल्ड में, उनको वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। दूसरा, ऐसे स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर साइंस के अलावा बाकी स्ट्रीम्स में पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए यू आर डूइंग BA इंग्लिश ऑनर्स या फिर BA हिस्ट्री या फिर BA मैथमेटिक्स ऑनर्स, तो उस केस में AI को यूज करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए और कितना करना चाहिए। कैसे और कितना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक चीज के पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे टेलीविजन इज गुड ऑल्सो, टेलीविजन इज बैड ऑल्सो। टेलीविजन हमें न्यूज देता है, टेलीविजन हमें एंटरटेनमेंट देता है, लेकिन टेलीविजन हमारे टाइम को भी किल करता है। इसी तरह से यूट्यूब इज गुड ऑल्सो, यूट्यूब इज बैड ऑल्सो। यूट्यूब से आप बहुत सारी चीजें लर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर यूट्यूब की आदत पड़ जाए तो आप सोचना बंद कर देंगे, आप केवल समझना शुरू कर देंगे कि हाँ ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। लाइफ में समझने से ज्यादा जरूरी है उसको आर्टिकुलेट कर पाना। जो आपको समझ में आया है क्या आप उसको व्यक्त कर सकते हैं? एंड दिस इज वेयर वी आर फाइंडिंग द गैप्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कॉन्सेप्ट समझ में तो आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने वीडियो देखे हुए हैं, लेकिन वो दूसरे को उस कॉन्सेप्ट को समझा नहीं सकते। मतलब जो बात मुझे खुद समझ में आई है वो बात मैं दूसरे को नहीं समझा सकता। तो अगर आप दूसरे को समझा नहीं सकते, इसका मतलब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट है वो बहुत शैलो है और अनऑर्गेनाइज्ड है। ये तो हमने हायर एजुकेशन की बात की। दूसरा, वी कैन लुक एट द इम्पैक्ट ऑफ AI और इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इन जनरल इन K-12 एजुकेशन। K-12 का मतलब स्कूल तक के जो बच्चे होते हैं, उनको 12वीं तक के जो बच्चे होते हैं K-12 बोला जाता है। अब K-12 यानी स्कूल के बच्चों को भी सबको हम एक ही बकेट में नहीं रख सकते। इसमें प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी हैं, सेकेंडरी स्कूल के बच्चे भी हैं और ऐसे बच्चे भी हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। जैसे इन पर्टिकुलरली 11th-12th में आके बच्चे या तो नीट की तैयारी करते हैं या NDA की तैयारी करते हैं या बीटेक JEE की तैयारी करते हैं। तो सारे बच्चों के लिए एक ही यूज केस नहीं हो सकता। सब धान एक समान तो नहीं हो सकते, तो सबके लिए एक रूल नहीं हो सकता, सबके लिए अलग अलग रूल होगा। और क्योंकि ये अलग अलग रूल होगा तो इसलिए प्रॉब्ली वी विल हैव मोर देन वन वीडियोस। तो शुरू करने से पहले लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द मार्केट। पहले मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत पहले ऐसा हुआ करता था कि जब आप मार्केट में जाते थे, बाजार में जाते थे, तो आपको पता होता था कि आप क्या सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं। घर में एक सामान खत्म हो गया, आप मार्केट जाएंगे और वो सामान खरीद के ले आएंगे। इससे बाजार को कोई फायदा नहीं होता, ज्यादा फायदा नहीं होता इससे बाजार को। मार्केट को तब फायदा है जब आपको मार्केट जाने की आदत पड़ जाए। आपको कुछ नहीं खरीदना, आपके घर में सब कुछ है, आपके पास सारे हर तरह के कपड़े हैं, लेकिन फिर भी आप मार्केट आए, फिर भी आप मॉल में जाएं और मॉल में जाके आप देखें अच्छा ये वाली चीज तो मेरे पास है नहीं, इसको खरीद लेते हैं। इसका मतलब आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। यू आर नॉट बाइंग बिकॉज यू नीड ए सर्टेन थिंग, यू आर बाइंग बिकॉज यू कैन हैव ए सर्टेन थिंग। और ये चेंज एक दिन में नहीं आता, ये चेंज डेकेड्स में आता है। पूरी जनरेशन लग जाती है इस हैबिट को चेंज करने में। हमारी बाइंग हैबिट और हमारे पेरेंट्स की बाइंग हैबिट में बहुत डिफरेंस है, और हमारे बच्चों की बाइंग हैबिट और हमारी बाइंग हैबिट में बहुत डिफरेंस है। आप कहेंगे कि मैं किस तरह की बातों में लग गया, बाजार की बातों में, मैं तो AI के बारे में वीडियो बना रहे थे हम तो सेम चीज AI पे भी अप्लाई होती है। आप सोचिए, पहले जब YouTube था, जब YouTube में रिकमेंडेशंस नहीं थे, तो हम लोग YouTube पे जाने से पहले हमें पता होता था कि कौन सा वीडियो हम देखने वाले हैं। पहले टीवी में जाने से पहले, टीवी ऑन करने से पहले हमें पता होता था कि आज टीवी में चलो मैच देखते हैं। अब क्या है, हम पहले टीवी ऑन करते हैं और फिर देखते हैं कि अच्छा अब ये सोचा जाए कि इसमें देखना क्या है। इसी तरह से पहले हम YouTube ऑन करते हैं और फिर सोचते हैं कि YouTube में देखा क्या जाए। जितनी भी इंफॉर्मेशन AI दे रहा है, जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रहा है,
वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है। पहले गूगल उसको लिस्ट डाउन करके देता था। तो आपकी मर्जी है, आप पहला लिंक क्लिक करो, वो आपके काम का है तो ठीक है, वरना दूसरा लिंक क्लिक करो, वो आपके काम का है तो ठीक है, वरना तीसरा लिंक क्लिक करो। तो ऐसे कर करके तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और आप खुद आंसर बनाते थे। अब आपको बना बनाया आंसर मिल रहा है। तो पहले क्या था, पहले ऐसा था कि जैसे आपने बाजार से आटा खरीदा और नमक खरीदा, मिर्च खरीदी, सब्जी खरीदी और घर पे आके खाना पकाया। अब आपको बाजार से खाना बना बनाया मिल रहा है। अगर खाना बना बनाया मिल रहा है तो आपका जो कुक है उस उसकी नौकरी जाएगी, क्योंकि उसकी उसकी नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसका डाउन साइड ये होगा कि थोड़े दिनों के बाद हो सकता है कि आप खुद खाना बनाना ही भूल जाएं, क्योंकि जब तक कुक था कम से कम आपको पता तो था कि खाना कैसे बन रहा है। आपको पता था कि कुक पहले ये काम कर रहा है, फिर ये काम कर रहा है, फिर ये काम कर रहा है। कभी कभी कुक नहीं आता है तो आप खुद बना रहे हैं वो खाना। जब आपकी खाने की डिपेंडेंसी पूरी की पूरी बाजार पे हो जाएगी तो आपका खाने के साथ जो रिलेशन होगा वो खत्म हो जाएगा। आपका रिलेशन बाजार के साथ डायरेक्ट हो जाएगा, मार्केट के साथ डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा। अब आप कहेंगे फिर से मैं डाइग्रेस कर रहा हूं, तो मैं डाइग्रेस नहीं कर रहा हूं, मैं एआई पर ही आ रहा हूं। हम अपने बच्चों को स्पेशली अभी पहले K-12 की बात करते हैं और बाद में हायर स्ट्रीम्स की बात करेंगे। जैसा मैंने कहा कि हायर स्ट्रीम्स में रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग है, और जो स्कूल के बच्चे हैं, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल अलग है। मान लीजिए आपके बच्चे को बुखार हो जाता है। अब बुखार जो है वो एलोपैथी से भी ठीक हो सकता है, आप उसको क्रोसिन की गोली दे दो, बुखार ठीक हो जाएगा। और बुखार गिलोय से भी ठीक हो सकता है, गिलोय दे दो, ठीक हो जाएगा। अगर बच्चे को लंबा बुखार चल रहा है या मान लीजिए कोई लंबा ट्रीटमेंट करना है तो एलोपैथी के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्रोसिन की गोली देंगे उसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं। अगर बच्चे को बुखार साल में 2-3 बार हो रहा है तो आप 2-3 बार क्रोसिन की गोली देंगे, थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होगा, वो बर्दाश्त किया जाएगा। लेकिन अगर डेली बच्चा एलोपैथिक मेडिसिन पे है, अगर डेली वो एंटीबायोटिक्स खा रहा है, तो ये उसकी हेल्थ को नेगेटिवली डेटेरियोरेट करेगा। हो सकता है उसकी किडनी खराब हो जाए, हो सकता है उसका लिवर खराब हो जाए। तो कभी कभी के लिए एलोपैथिक दवाइयां ठीक हैं, लेकिन अगर डेली आप एलोपैथिक दवाइयां खाएंगे तो उसका साइड इफेक्ट होगा। अब आप फिर कहेंगे फिर मैं डाइग्रेस हो रहा हूं, तो चलिए ठीक है, वापस से एआई पर आते हैं। ये सब लोगों को पता है और ये बात एक्सेप्टेड बात है कि टेक्नोलॉजी के साइड इफेक्ट्स हैं। टेक्नोलॉजी के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? अगर बच्चा बहुत देर तक यूट्यूब पे रहेगा तो उसको मेमोरी लॉस होने लगेगा, स्पेशली अगर वो रील्स पर रहेगा तब तो बहुत ज्यादा मेमोरी लॉस होता है। ठीक है, तो बच्चे की मेमोरी लॉस हो रही है। दूसरा, बच्चे का अटेंशन स्पैन कम हो रहा है। तीसरा, ये जो रील्स वगैरह होती हैं ये एक तरह का डोपामिन की तरह काम करती हैं कि आपको 10 सेकंड का डोपामिन मिला, 1 मिनट का डोपामिन मिला। आपने 1 मिनट की बहुत मजेदार रील देखी, फिर आपने स्क्रॉल किया कि चलो ठीक है आगे भी वही अच्छी रील मिले, फिर आप आगे गए, उस रील में अच्छा नहीं लगा, फिर और आगे गए, फिर और आगे गए, ऐसे करते करते स्क्रॉल करते गए और आपको पता भी नहीं चला कि कब 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। इसके हेल्थ वाइज अगर साइड इफेक्ट देखें तो हेल्थ के साइड इफेक्ट ये है कि मेमोरी लॉस हो जाता है, और दूसरा साइड इफेक्ट ये है कि हमारा अटेंशन स्पैन धीरे धीरे कम हो जाता है, हमारे अंदर चिड़चिड़ाहट आने लगती है। अब जिस दवाई के साइड इफेक्ट हैं, आप सोचिए दवाई हम क्यों लेते हैं? दवाई हम स्वस्थ होने के लिए लेते हैं, दवाई हम लेते हैं हेल्दी होने के लिए। अगर दवाई के साइड इफेक्ट हैं तो हम उस साइड इफेक्ट को बर्दाश्त कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमें स्वास्थ्य दे रहा है। ठीक है, बुखार को ठीक करेगा, थोड़ा सा किडनी पे डैमेज होगा, बाद में मैं किडनी को रिकवर कर लूंगा, बाद में मैं अच्छी तरह से, पहले मैं एलोपैथिक दवाई ले लेता हूँ और उसके बाद मैं एक नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट लूंगा या उसके बाद मैं अच्छी डाइट लूंगा, तो वो जो साइड इफेक्ट थे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर वीडियो देखने का साइड इफेक्ट है या फोन देखने का साइड इफेक्ट है तो क्या हम उसके लिए अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं क्या? या चलिए अपना छोड़ देते हैं, क्या हम अपने बच्चे की बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं? अब डिटॉक्स कैसे करेंगे? डिटॉक्स ऐसे करेंगे कि अगर वो फोन देख रहा है तो फोन देखकर उसका मेमोरी रिटेंशन या फिर अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, उसके लिए अगर उसने 10 मिनट 1 घंटा फोन देखा तो बदले में हम उसको 1 घंटा एक्सरसाइज कराएं, उसको बाहर ले जाएं, नेचर में लेके जाएं, प्राणायाम कराएं, इस तरह की चीजें करें। ये जो स्लो चीजें होती हैं इससे हमारी मेमोरी बढ़ती है। अगर आप नेचर में केवल बैठे हुए हैं, आप आराम से शांति से बैठे हुए हैं नेचर में, कोई शोर शराबा नहीं है, चारों तरफ पेड़ हैं, अच्छा मौसम है, आप ऊपर देख रहे हैं, एकदम शांति से बैठे हुए हैं, सबको पता है कि इससे हमारा ब्रेन डेवलप होता है, हमारा ब्रेन अपने आप को रिपेयर करता है उस टाइम पे। तो जब हम खाली होते हैं या हम कुछ एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या हम खाना बना रहे हैं, तो जब हम नेचर के साथ अलाइंड हैं उस समय पे हमारी बॉडी और हमारा ब्रेन अपने आप को रिकवर कर रहा होता है। आप कहेंगे मैं बहुत ज्यादा डाइग्रेस हो रहा हूं, आई अग्री, बहुत बड़ी भूमिका हो गई है। तो चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि दुनिया में जो नॉलेज है वो हमेशा से थी, हमेशा से है और हमेशा से रहेगी।
कभी वो किताबों की फॉर्म में होती है, कभी वो वीडियो की फॉर्म में होती है, कभी इंटरनेट की फॉर्म में होती है, कभी लोगों के दिमाग में होती है वो नॉलेज। लेकिन नॉलेज तो हमेशा रहती है। हमसे पहली वाली जनरेशन के पास भी बहुत सारी किताबें थी जिसमें नॉलेज थी। हमारे पास भी बहुत सारी बुक्स हैं, हमारे पास इंटरनेट भी है, वीडियोज भी हैं। तो नॉलेज सारी दुनिया में है। अगर हमें पता नहीं है कि जापान की कैपिटल टोक्यो है, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो जापान की कोई कैपिटल ही नहीं है। ठीक है, हमें नहीं पता, हमें बाद में पता चल जाएगा। लेकिन अगर कोई हमें बता दे कि जापान की कैपिटल टोक्यो है और वो हमें याद ना रहे, और एक दिन बाद अगर कोई दूसरा हमसे पूछे कि जापान की कैपिटल क्या है, तो आपको हाँ मैंने कल सुना तो था पर मुझे याद नहीं, तो ऐसी नॉलेज किसी काम की नहीं। तो काम की नॉलेज वो है जो आपको याद है, जो आपके दिमाग में है। विद्या वो है जो काम आए, समय होने पर काम आए। पहली एआई के साथ प्रॉब्लम यह है कि एआई इज नॉट हेल्पिंग अस इन रिटेनिंग द नॉलेज। एआई हमें इस चीज में हेल्प नहीं कर रहा है कि वो नॉलेज हमें याद रहे, और नॉलेज वही है जो याद रहती है। जो बुक्स में नॉलेज है वो हमारे काम की नहीं है। ठीक है, बुक्स में तो पहले से नॉलेज थी, हमारे काम की केवल वो नॉलेज है जो हमारे दिमाग में है, एंड एआई इज नॉट हेल्पिंग अस इन दैट। दूसरा है कि एआई का डिजाइन ही गलत है। एआई इज डिजाइन टू बी ए यस मैन। एआई यस मैन की तरह डिजाइंड है। जितने भी एआई मॉडल्स हैं वो इस तरह से डिजाइन होते हैं कि वो आपको ज्यादा कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेंगे। तो अच्छा गुरु यस मैन नहीं होता कभी भी। यस मैन तो नौकर होता है ना। अगर आप एआई को अपने नौकर की तरह रख रहे हैं, अगर आप एआई को अपने सेवक की तरह रख रहे हैं, तो एआई बहुत अच्छा है। अगर आप एआई को गुरु की तरह रख रहे हैं तब प्रॉब्लम है, क्योंकि एआई को खुद ही नहीं पता। एआई तो खुद ही आर्टिफिशियल है। अगर आर्टिफिशियल नॉलेज आपकी जेन्युइन नॉलेज का गुरु है, तो जेन्युइन नॉलेज आर्टिफिशियलाइज हो जाएगी। मान लीजिए मेरे मेरे चारों तरफ लाइब्रेरी है बहुत बड़ी, और मैं लाइब्रेरी के अंदर ही रहता हूं, तो लाइब्रेरी के अंदर रहने से मुझे ज्ञान नहीं आ जाएगा। ज्ञान तो मुझे तब आएगा जब मैं उन बुक्स को पढ़ूंगा, और पढ़ने के बाद मैं उनको आचरण में लाऊंगा। इसीलिए इंडिया का जो ओरिजिनल एजुकेशन सिस्टम था, जो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम था, उसमें आचरण पे बहुत इंफेसिस डाला गया था। आचरण मतलब हमारा कंडक्ट। तो एजुकेशन वो है जो हमें विनय देती है, विद्या ददाति विनयम। एजुकेशन वो है जो हमारे हमारे नेचर को चेंज कर दे। एजुकेशन वो नहीं है जो हमें इंफॉर्मेशन दे दे केवल। और एआई के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि एआई हमें इंफॉर्मेशन देती है, एआई हमें नॉलेज नहीं देती। एआई हमें हमारे कंडक्ट को चेंज नहीं करती। अब इसमें दो तरह के बच्चे हैं। एक बच्चे ऐसे हैं जिनको पता है कि मुझे एआई से क्या चाहिए। अगर आपको यह पता है कि आपको एआई से क्या चाहिए, तो एआई से ज्यादा पावरफुल टूल कोई नहीं है। तो अगर कोई बच्चा आईआईटी की तैयारी कर रहा है और उसने लक्ष्य बना रखा है कि मेरा आईआईटी की तैयारी मेरा लक्ष्य है, देन एआई कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल। आप सारी की सारी बुक्स के पीडीएफ को नोटबुक एलएम या इस तरह के टूल में डाल दो, और आप उसको बोलो कि इन बुक्स में से क्वेश्चन बना बनाकर मुझे देता जाए, तो एआई के टूल आपको क्वेश्चन बना बनाकर देते जाएंगे। सोचिए, अगर आपका एग्जाम किसी पर्टिकुलर बुक से आने वाला है, तो उस बुक को आप मॉडल में डाल दीजिए, एआई के किसी भी लैंग्वेज मॉडल में डाल दीजिए, और उस लैंग्वेज मॉडल को प्रॉम्प्ट दीजिए कि इस बुक के हर एक पॉसिबल सिनेरियो पे मुझे क्वेश्चन बनाकर दो, इस बुक के सिनेरियोज पे मुझे केस स्टडीज बनाकर दो। तो वो एक तरह से उसी बुक से आपका टेस्ट ले रहा है। तो एआई इज एक्टिंग एज ए टेस्टर। वो आपको टेस्ट करने का काम कर रहा है। लेकिन इसमें हमें पता होना चाहिए कि हमें रुकना कहाँ है। होता क्या है कि हमारे दिमाग में कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को लेकर हम यूट्यूब पे गए या इंटरनेट पे गए, कहीं पर भी गए। इंटरनेट पे जाने के बाद हमने उस क्वेश्चन का आंसर देखा, आंसर हमारी समझ में आ गया। अब उस आंसर को याद रखना ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उस कंप्यूटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये जो दूसरे वाला पार्ट है, समझने के बाद उसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए, किसी को सरगम समझ में आती है, सारे गामा पाधा निसा, लेकिन उसको गाना नहीं आता, तो वो गायक थोड़ी है। समझ तो सबको आती है कि सा इस पिच पे गाना है, फिर रे गा मा ऐसे करके मीटर बढ़ाना है, पिच बढ़ानी है, उसको सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, सब समझ में आ गया, सारे गामा पाधा निसा समझ में आ गया। लेकिन आप अच्छे संगीतकार तब बन पाएंगे जब कंप्यूटर को कर दो बंद और बैठ के रियाज करो। तो अगर हमें अच्छा स्टूडेंट बनना है तो कंप्यूटर को कर दो बंद और बैठ के प्रैक्टिस करो। तो कंप्यूटर का यूज अगर आप अच्छी तरह से करते हो, कंप्यूटर का यूज इसी तरह से करना है कि एक बार आपने देखा, वो आपको समझ में आ गया, समझ में आने के बाद फिर आपने उस पर चिंतन मनन किया और उसको और बेक किया, और बेक करने के बाद अपने अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से डेवलप किया। और धीरे धीरे ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कॉन्सेप्ट्स धीरे धीरे आपका ओपिनियन बनने लगते हैं।
तो अगर आपका ओपिनियन बन जाएगा तो फिर वो आपको यूपीएससी के पेपर में भी हेल्प करेगा, फिर वो आपको जेईई के पेपर में भी हेल्प करेगा, फिर वो आपकी नॉर्मल पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाएगा। वो जो नॉलेज है वो आपकी नॉर्मल पर्सनैलिटी का पार्ट बन गई। इस वीडियो का फोकस केवल स्कूल के स्टूडेंट्स पर रखते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए मैं अगली बार वीडियो बना दूंगा। तो जिन पेरेंट्स के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको मेरा एक सजेशन है, अगर आपका बच्चा 5th क्लास से कम है, 5th क्लास छोड़िए, अगर 8th क्लास से कम है, मतलब पहली क्लास नर्सरी से लेकर और 8th क्लास तक बच्चा है, तो मैं आपको बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा, एआई तो छोड़ो, उसको कंप्यूटर भी मत दो, कुछ भी मत दो उसको बुक से पढ़ने दो। बुक से जब वो पढ़ेगा तो उसकी अपनी सोचने की कैपेसिटी डेवलप होगी, उसकी याद करने की कैपेसिटी डेवलप होगी, उसकी नोट्स बनाने की कैपेसिटी डेवलप होगी, उसको लिखने की कैपेसिटी डेवलप होगी। अगर उसको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आपको एक काम करना चाहिए कि आप खुद उस कॉन्सेप्ट को समझो और उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझाओ। कुछ कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि कॉन्सेप्ट का विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर सोलर सिस्टम को समझना है या इक्लिप्स को समझना है, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स को समझना है, तो उसमें अगर हम विजुअलाइज ढंग से करेंगे कि मून बीच में आ गया, इधर सन है, इधर अर्थ है और सोलर लूनर इक्लिप्स हो रहा है, तो विजुअलाइजेशन के लिए आप फोटोज और वीडियोज की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक बार जब कॉन्सेप्ट विजुअलाइज हो गया उसके बाद उसको बंद कर दो। तो बच्चे को पता होना चाहिए कि फोन, टीवी, लैपटॉप, ये सब जो है ये टूल है, ये टीचर नहीं है। बच्चे का टीचर जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। टीचर जैसा भी पढ़ाएगा, मैं मानता हूं कि बहुत सारे टीचर अच्छे नहीं है, तो अगर टीचर सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो धीरे धीरे करके टीचर इंप्रूव हो जाएगा। प्रॉब्लम टीचर की सब्जेक्ट नॉलेज से नहीं है, प्रॉब्लम टीचर के एटीट्यूड से ज्यादा होती है। प्रॉब्लम यह है कि कभी कभी टीचर जो होते हैं उनको पता नहीं होता कि वो बच्चे के छोटे बच्चे के दिमाग में ऐसी बातें डाल देते हैं अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, कि बच्चे के दिमाग में हमेशा के लिए ये बातें घर कर जाती हैं कि उसके अंदर कमी है। अगर आप टीचर हैं तो टीचर को ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं भी एक टीचर हूं और 10 साल से तो मैं एक्टिवली यही काम कर रहा हूं। मैं केवल पढ़ाने का काम है मेरा। मैं सुबह से लेकर शाम तक केवल या तो पढ़ता हूं या पढ़ाता हूं। और फिर भी मैं वीडियो बनाने को बहुत डिस्करेज करता हूं। मैं खुद भी वीडियो बहुत कम बनाता हूं। ऐसा नहीं है, वीडियो से जबकि ज्यादा रेवेन्यू आता है, लेकिन मुझे मालूम है कि वीडियो में हम उन बातों को ढंग से उस तरह से रख नहीं पाते कभी कभी, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा वीडियो देखकर किसी बच्चे के दिमाग में ऐसा इंप्रेशन आए कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है। तो जैसा मैंने बोला, क्रोसिन का फायदा है कि आपका बुखार खत्म हो जाएगा, लेकिन क्रोसिन का साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि वो आपकी किडनी पे, लीवर पे अलग तरह से असर डाले। तो जब भी हम वीडियोस को, इंटरनेट को कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरह से कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये था K-12 के बच्चों के लिए। अगर आपके बच्चे 8th क्लास से छोटे हैं तो मैं आपको बहुत स्ट्रांगली ये बात सजेस्ट करूंगा कि उनका इंटरनेट का एक्सपोजर, इंटरनेट मतलब फोन का एक्सपोजर, लैपटॉप का एक्सपोजर, टीवी का एक्सपोजर, जितना हो सके उतना कम कर दीजिए। उनको फिजिकली एक्सपीरियंस करने दीजिए, चीज़ों को बाहर खेलने दीजिए, प्लांट उगाने दीजिए, ये सब चीज़ें करने दीजिए। अब 8th के बाद क्या होता है कि 9th से बच्चा नॉर्मली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करने लगता है। कुछ बच्चे जेईई की तैयारी कर रहे हैं, कुछ नीट की तैयारी कर रहे हैं, कुछ एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, कुछ सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, कोई लॉ की तैयारी कर रहा है। तो वो जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने में कंप्यूटर्स कैन बी हेल्पफुल। एक बार जब बच्चे का एम डिफाइन हो जाएगा उसके बाद उसको पता है कि कंप्यूटर को कैसे यूज करना है। वरना होगा ये कि बच्चे के पास कंप्यूटर है और बच्चे को पता है नहीं कि उस कंप्यूटर को किस काम के लिए यूज करना है। तो जब आपके सामने कंप्यूटर है, आपको ये पता नहीं है कि उसको किस पर्पस के लिए यूज करना है, तो आप किस पर्पस के लिए यूज करोगे? एंटरटेनमेंट के लिए यूज करोगे। ये सब मेरा सजेस्ट करने का पर्पस केवल इतना है कि वी शुड फोकस ऑन आवर ओन मेमोरी एंड नॉट रिलाई ऑन डिवाइसेज मेमोरी। हमें अपनी मेमोरी पे फोकस करना चाहिए, ना कि डिवाइस की मेमोरी पे। क्योंकि जब टेस्ट होगा, नीट का जब पेपर होगा, तो उसमें ये टेस्ट किया जाएगा कि बच्चे को कितना याद है। ये टेस्ट नहीं किया जाएगा कि बच्चे के फोन पे कितना स्टोर्ड है डेटा। इसी तरह से जब आईआईटी का एग्जाम होगा तो आईआईटी के एग्जाम में बच्चे को प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करनी पड़ेंगी। वो फोन से सॉल्व नहीं कर पाएगा, एआई से सॉल्व नहीं कर पाएगा। इसी तरह से एनडीए के एग्जाम में जब वो एसएसबी देने के लिए जाएगा तो उसकी खुद की पर्सनैलिटी का टेस्ट होगा। इस चीज का टेस्ट नहीं होगा कि उसका डिवाइस कौन सा है। नाउ आई वांट टू लीव यू विद 2 एग्जांपल्स। पहला, मैं आपको फिनलैंड का एग्जांपल देता हूं। फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम इज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। जब इंटरनेट नया नया आया था तो फिनलैंड ने सोचा कि अब तो हम एजुकेशन को क्रैक कर लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, हर एक बच्चे के हाथ में टैबलेट पकड़ा दी। हर एक बच्चे के हाथ में वो टैबलेट आ गया और इंटरनेट को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया। तो पूरे देश में इंटरनेट है और हर एक बच्चे के पास एक डिवाइस है। बच्चा बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़ेगा, ये करेगा, उसका होमवर्क टैब पे आएगा, और एजुकेशन को उन्होंने पेपरलेस बना दिया।
और फिनलैंड ने सोचा कि अब तो ये होगा कि 5-6 साल में हमारे बच्चे सुपर कंप्यूटर्स बन जाएंगे, उनका दिमाग बहुत शार्प हो जाएगा। हुआ उसका उल्टा, और इतना उल्टा हुआ कि 12 साल के बाद फिनलैंड ने अपने पूरे एजुकेशन सिस्टम को वापस से रिवर्ट किया, क्योंकि उन्होंने पाया कि ये जो हमने टैबलेट बच्चे के हाथ में दिया है, इससे उनकी एक पूरी जनरेशन खराब हो गई। जनरेशन नॉर्मली 8-10 साल में एक जनरेशन, 10-12 साल में एक जनरेशन चेंज हो जाती है। Many schools until recently gave laptops for free to all students as early as age 11. But across Finland in recent years, children's learning results have been slowly eroding. Riihimäki had since 2018 stopped using most books in middle schools. Total amount of time should be minimum, so not hours spending in front of screen, but something less. Mina Peltopuro is a clinical neuropsychologist working with the town on the change. Brain are very vulnerable with multitasking and especially when you are this young age, so they cannot manage well with that. You are doing math in computer and then you go to check Instagram, is there any messages, and then you come back to math, and then you go to Snapchat, and then you come back to math. Finnish teenagers currently stare at screens for up to 6 hours per day on average. Peltopuro says excessive digital use comes with both physical and mental risks, such as eye problems and growing anxiety. The Finnish government is planning new legislation banning the use of personal devices, such as phones, during school hours. तो वो जो जनरेशन थी जिसके हाथ में टैबलेट दिया गया था, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, इसलिए उन्होंने वो टैबलेट वापस लिया। ये था पहला एग्जाम्पल। तो शार्प मेमोरी स्मार्टनेस का एक क्राइटेरिया होता है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, अपवादों को अलग छोड़ दीजिए, कुछ अपवाद भी होते हैं, एक्सेप्शंस भी होती हैं, लेकिन ज्यादातर जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी आपको मेमोरी बहुत शार्प मिलेगी। और ये जो डिवाइस है, ये सबसे पहले हमारी मेमोरी पे ही हमला करता है। जितना भी हमारा पुराना पढ़ने का तरीका था, सारे वेदों को मेमोराइज करो, भगवत गीता को कंठस्थ करो, और केवल गीता को मतलब शब्द से कंठस्थ नहीं करना, उसके मीटर को भी कंठस्थ करना है। कहाँ पे ऊपर जाना है, कहाँ पे नीचे आना है, कैसे बोलना है, कैसे ये करना है। तो डिवाइसेस विल इफेक्ट द मेमोरी ऑफ योर चिल्ड्रन। स्टूडेंट्स को तो हम एडवाइस कर नहीं सकते क्योंकि वो बहुत छोटे बच्चे हैं। उनके पेरेंट्स को मैं ये एडवाइस करूंगा कि अपने बच्चे को जितना हो सके डिवाइसेस से दूर रखो, एआई से दूर रखो। अब नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट हायर एजुकेशन।